नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कल से शुरुआत होनी है, जिसे लेकर के सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर के 6 मार्च तक चलेगा, जिसमें 23 मार्च को सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसके चलते बजट अंतरिम होगा। हालांकि प्रदेश को बजट में क्या कुछ मिलता है वो तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। वर्षों में सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा है। साथ ही हरियाणा भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.86% का योगदान है, जो कि इसके आकार या जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। हरियाणा का एसडीजी विजन 2030 दस्तावेज राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें उल्लेख है कि हमारी परिकल्पना हरियाणा को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और पुनरुत्थानशील इकाई के रूप में विकसित करना है। एक ऐसा राज्य जहां खेतों में भरपूर पैदावार हो, उद्योग का पहिया निर्बाध गति से घूमे, कोई भी वंचित महसूस न करे, लोगों में पूर्ण संतुष्टि का भाव हो, युवाओं में गर्व की भावना हो, महिलाओं को न केवल सुरक्षा और समानता के अवसर मिले, बल्कि वे सशक्त महसूस करें और अंत्योदय के सिद्धांत को प्राथमिकता हो, और हम सरकार न्यूनतम शासन अधिकतम मंत्र से राज्य को इसके नागरिकों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने में सहायक हों। सबका साथ सबका विकास का आदर्श हमारे इस विचार को दर्शाता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में हम किसी को भी पीछे नहीं रहने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 के बजट में मैंने हरियाणा के विकास के लिए वज्र मॉडल को स्पष्ट किया था, जिसमें विकास के 5 घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने वर्ष के दौरान इस विजन को साकार करने के लिए निरंतर कार्य किया है। मेरा लक्ष्य इस नींव को और मजबूत करते हुए एसडीजी 2030 में निर्धारित विजन को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की नीति पशुपालन समेत अन्य सेक्टर के लिए और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान और आम आदमी पार्टी द्वारा आंदोलन के नाम पर अव्यवस्था फैलाने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान को समझौते के अनुसार ही हरियाणा सरकार पानी देगी। हरियाणा बजट को लेकर के उन्होंने कहा कि हरियाणा का बजट विकास युक्त होने वाला है, जिसमें सबके समान विकास को ध्यान में रखते हुए बजट लाया जाएगा। के हिसाब से कि आगे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या काम हो रहे हैं, उस सारे के थ्रू देख के मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे पहले वित्त मंत्री हैं जो लोगों से सलाह करते हैं। वो बिजनेसमैन से भी सलाह करते हैं, व्यापारी से भी सलाह करते हैं, इंडस्ट्री से भी सलाह करते हैं, चुने प्रतिनिधियों से भी सलाह करते हैं। हर आदमी से, मतलब हर वर्ग के साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो बजट प्रस्तुत करते हैं। और यही कारण है कि हर बार जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें आलोचना करने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं होता। विकास का बजट होता है और निश्चित तौर से जिस गति से हरियाणा विकास कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि देश में तो गिने चुने ही कुछ स्टेट हैं जो तरक्की कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान नेताओं के साथ वार्ता समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावपूर्ण माहौल में हुई।
उन्होंने कहा कि हमने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नेफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज कृषि मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहा 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी और चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई। इस बैठक में एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली मार्च पर निकले किसानों ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी 21 फरवरी को एक बार फिर से चर्चा होने वाली है। ऐसे में बैठक के बाद किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं, जैसे एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी अभी,
स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। एक सरकार की ओर से हमें MSP को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है, उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की MSP जो तय की जाएगी, उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंधेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो MSP के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है। तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर और आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन का बहाना बनाकर पूरे हरियाणा के लोगों को बंधक बना लिया है। ढांडा ने और इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। कि आपको पता है कि हरियाणा की सरकार ने किसान आंदोलन का एक झूठा बहाना बनाकर पूरे हरियाणा के लोगों को बंधक बना रखा है। पूरे हरियाणा के लोगों के ऊपर एक तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और शारीरिक रूप से उनको बंधक बना लिया गया है, उनकी आवाजाही में रुकावट पैदा की जा रही है। ऐसा बीजेपी की हरियाणा सरकार जानबूझकर कर रही है, इसमें अब कोई शक नहीं बचा है। इसको कहने के हमारे कुछ आधार हैं। 15 फरवरी को किसान संगठनों ने स्पष्ट तौर पे यह कह दिया था कि 19 तारीख तक वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, 19 तारीख तक वो इंतजार करेंगे।
और अब खबर अंबाला से है, जहां पर किसान आंदोलन 2 का असर अब पूरे प्रदेश में पड़ने लगा है। हर वर्ग के लोग मुख्य मार्ग बंद होने से परेशान हो रहे हैं। अब इस बार आंदोलन का असर जनता की जेब पर भी पड़ने लगा है। अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के व्यापारी भी व्यापार न चलने की वजह से परेशान हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि रोजाना उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट नहीं चल रही है और रास्ते बंद होने की वजह से पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के जिलों में ग्राहक उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी शगुन साड़ी फर्म का नाम है, राजेश गोयल मेरा नाम है सर। सिर्फ सरकार से निवेदन है, जब सबसे नेट बंद हुआ है और आवाजाही बंद हो गई है और हमारे कपड़े के काम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और जब अगर नेट ही नहीं होगा, ऑनलाइन सारा काम, सिस्टम ही ऑनलाइन का है, ऑनलाइन से ही बहुत काम हो रहा है हमारा। और जब से नेट बंद हुआ है, काम बिल्कुल ठप हो चुका है। सरकार से निवेदन है कि नेट को ऑन करे, नेट चलाए और यातायात को थोड़ा शुरू हो तो काम चले हमारा। रोजाना नहीं जाने के 50 से 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है हमारा। जो सेल हमारी 50-60 हजार लाख रुपए की सेल थी, 10 हजार की 5 हजार की सेल रह चुकी है। नेट के प्रभाव से मतलब पूरी मार्केट डाउन है। मैं रविंद्र कुमार जी, ओनर रीमा साड़ी बोल रहा हूँ जी। जब से किसान बैठे हैं जी, दुकानदारी में बहुत नुकसान है। ना तो माल आ रहा है, ना कोई ग्राहक आ रहा है। यहाँ ग्राहक है पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, तीनों साइड में बंद किया हुआ है। जो कोई ग्राहक घूम फिर के आ भी जाता है तो नेट बंद है, वो पैसे कैसे करें। तो बहुत, हम तो फ्री हफ्ता हो गया फ्री बैठे हैं, रोज 5-10 हजार नुकसान करके जा रहे हैं। तो हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी है। हाल निकाल ले तो भाई कोई रोटी का जुगाड़ चले। ऐसा है जी, इंटरनेट बंद होने से व्यापार में जो है बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है और कस्टमर भी नहीं आ रहे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो कस्टमर भी कम आ रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हुआ है दुकान पे और कोई रस नहीं है दुकानों में, तो इससे ज्यादा ही लॉस हो रहा है। रोजाना कम से कम 15 से 20 हजार रुपये लॉस हो रहा है डेली का। और किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में प्रवेश की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। आवाजाही ठप होने का असर यमुनानगर के प्लाईवुड, बर्तन उद्योग और सैनिटरी उद्योग पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली सीमा बंद होने से यमुनानगर की इकाइयों में तैयार 80% माल यहीं पड़ा हुआ है और 5 दिन से तैयार माल की आपूर्ति नहीं होने से व्यापारी भी परेशान हैं। व्यापारियों के अनुसार प्लाईवुड, बर्तन उद्योग का माल अधर में लटका हुआ है, जिससे अभी तक करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो चुका है। यमुनानगर प्लाईवुड, बर्तन उद्योग की फैक्ट्रियों में तैयार माल देश के करीब सभी राज्यों में भेजा जाता है और दिल्ली में प्लाईवुड, बर्तन का उद्योग का बड़ा बाजार है। यहाँ की फैक्ट्रियों में तैयार माल पहले दिल्ली और फिर वहां से पूरे देश में भेजा जाता है। दिल्ली माल न पहुंच पाने के चलते लगभग देश भर में प्लाईवुड, बर्तन उद्योग की सप्लाई में कमी आ रही है। दिल्ली बॉर्डर सील होने से यमुनानगर में तैयार करोड़ों का प्लाईवुड बर्तन फैक्ट्रियों में ही पड़ा रह गया है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। रॉ मटेरियल का भी, तैयार माल का भी, जाने आने की बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अगर ये कुछ दिन और चलता रहा तो फैक्ट्रियां मेरे हिसाब से जो है ना, अब काम इस टाइम 50% है। आप अंदाजा लगा लो, अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर 50% है तो आने वाले समय में क्या होगा। इंडिया में जाता है तैयार माल, ऑल इंडिया में जाता है और रॉ मटेरियल कुछ जगह से, जैसे राजकोट हुआ, जामनगर हुआ, मुरादाबाद हुआ, इन स्टेशन से आता है। आने में भी दिक्कत है और जाने में भी दिक्कत है। क्योंकि हमारी देखो यहाँ पे स्टील की सबसे बड़ी मंडी है, पूरी एशिया में सबसे बड़ी मंडी है बर्तनों की। यहाँ पे दूर दूर से कस्टमर आते हैं, तो पंजाब से भी आते हैं, दिल्ली से, यूपी से, हिमाचल से, हर जगह से सब यहाँ में। अच्छा, हमारा माल भी बाहर से आता है और जगह से भी, तो हर चीज़ का देखो उतना कस्टमर नहीं आ पाता जैसे, क्योंकि सब सोचते हैं कि क्यों बीच में कहीं जान ना सके, तो थोड़ा सा उसका ही फर्क है। और हमारा जो मटेरियल बाहर आना होता है बॉम्बे से या दिल्ली से ट्रांसपोर्टेशन में, उससे भी हमें तो है 1-2 दिन की थोड़ी और देरी हो जाती है उसके अंदर ना। और किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा, पंजाब के कई बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसका खामियाजा हर वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। वहीं अंबाला में दवाई कारोबारियों का काम भी पूरी तरीके से ठप हो गया है। दवा उद्योगपति जीडी छिब्बर का कहना है कि दवा बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है।
जो दवा बाहर भेजने के लिए तैयार की गई है, रास्ते बंद होने की वजह से वो भी बीच रास्ते में लटकी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, जिसके चलते दिल्ली से सटे तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसका खामियाजा जो है वो अब सभी वर्गों को भुगतना पड़ रहा है। तो अम्बाला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर दवाइयों का व्यापार भी एक तरीके से ठप हो गया है। किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर सील है और जो दवाइयां बन के भेजी जा रही हैं वो पहुंच नहीं पा रही है और दवाइयों में जो सामान लगता है उसका भी आयात नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण जो है दवा व्यापारी भी काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि कारोबार उनका लगभग ठप पड़ा हुआ है और तमाम जो नुकसान है वो उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और अब इंडस्ट्री में हूं, तो मैं दोनों का दुख दर्द बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। हमें इंडस्ट्री ना केवल एक बहुत बड़े सेगमेंट को रोजगार मुहैया कराती है, बल्कि देश की प्रगति में इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी और इनकम टैक्स और भी कितने चीजें हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कस्टम्स हैं, इन सब में उनको मौका मिलता है कि देश की तरक्की को देश को ऊपर से ऊपर ले जाए। और अब खबर सोनीपत से है, जहां एम्बुलेंस में शराब की तस्करी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शराब एम्बुलेंस के फर्श पर बने हुए गुप्त स्थान और खिड़कियों के गत्तों के अंदर छिपाकर रखी गई थी। पुलिस द्वारा बरामद की गई अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी जो हैं वो बिहार और सोनीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थाना राई के चारों आरोपियों को फिलहाल जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। तो सोनीपत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अब एम्बुलेंस तक तस्करों ने नहीं छोड़ी। एम्बुलेंस में जो है शराब की खेप लाई जा रही थी और उसे गुप्त रूप से छुपा करके लाया जा रहा था। गत्तों के अंदर भर के वो शराब लाई जा रही थी। फिलहाल जो है पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके मंसूबों को कामयाब होने से रोक दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंग्रेजी शराब भारी मात्रा में एम्बुलेंस में तस्करी करके लाई जा रही थी। आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनकी फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की टीम के साथ आरोपी भी हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। लेकिन एक गंभीर बात है, शराब की तस्करी के लिए जो अब है एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुबह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि दिल्ली की तरफ से एक झारखंड नंबर की एम्बुलेंस में कुछ अवैध शराब आएगी और जो बिहार जाने वाली है, जिसमें अपनी एक पुलिस टीम तैयार की 0 KGP के पास नाकाबंदी शुरू की। जो कुछ ही समय बाद एक एम्बुलेंस सामने से आती दिखाई दी। एम्बुलेंस को काबू किया। काबू करने के बाद एम्बुलेंस में बैठे व्यक्तियों से नाम पते पूछे, तो जिसमें से एक ने नाम रमेश, दूसरे ने रघुनाथ, जो वैशाली बिहार के रहने वाले हैं। और गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी के अंदर अलग अलग ब्रांड की ब्लैक लेवल, रेड लेवल, रीगल सुभाष, सिग्नेचर, हेंडर पाइपर की कुल 96 बोतल उसमें मिली। उसमें 2 व्यक्ति और बैठे हुए थे। कुल मिलाकर 4 व्यक्ति थे। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीएसी की बैठक शुरू हो गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी सीधे चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसी की बैठक शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में पहुंच गए हैं। साथ ही इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंच गए हैं। बैठक में सत्र की अवधि को लेकर के चर्चा हो रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधे चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर बीएसी की बैठक शुरू हो गई है और सीएम मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त ही चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर सत्र की अवधि पर मोहर लगने की बात सामने आ रही है। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और इसमें अवधि को लेकर के आज मोहर लगाई जाएगी, जिसके लिए जो है सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में पहुंच गए हैं, बीएसी की बैठक में, और नेता प्रतिपक्ष भी पहुंच गए हैं। अवधि कितनी रहेगी इसको लेकर के फाइनल मोहर आज लग जाएगी, जिसके बाद से कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और 23 तारीख को बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है बजट पेश करेंगे।
तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से जो सामने आ रही है, जहां पर बीएससी की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंच गए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can